Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is managing quality. Managing quality is one of the important tasks in today's business. As you know, whether we talk about manufacturing or delivering service, so in this chapter we will discuss some of the philosophy and tools employed in managing quality. Managing quality, as you know, is important not only to satisfy customer but also delighting them, which is very important. First topic is मेरे ख्याल quality. रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा। नहीं लगा? रिकॉर्डिंग पे हाँ नहीं लगा सर, रिकॉर्डिंग पे। अब लगा दो. अब हुआ वैसे। Quality and strategy. What do you think? What is quality and strategy? We have discussed in a lot of time in the class. जी टिवाना साहब, कोई है जहन में बात? ये पिछली भूल गए सारी. जी सर. मैंने Sorry. क्वालिटी और स्ट्रेटजी क्या होती है? सर क्वालिटीज जो होती है मतलब कि उसकी जो क्या कहते हैं उसको मतलब कि एक एक्यूरेट चीज़ जो मतलब आप एक कोई भी चीज़ जो उसकी एक्यूरेसी देखी जाती है क्वालिटीज़ में कि उसमें जितने भी ड्रॉबैक्स कोई भी ना है और मतलब उसकी अच्छी मतलब स्पेसिफिकेशंस हो हर लिहाज से, तो वो उसकी क्वालिटीज़ में स्ट्रेटजीज जो उसके लिए प्लानिंग की जाती है सर. जी. क्वालिटी मैनेजमेंट की दो लाइनों में और लिख लें, आपके काम कि आएगा. इसे अगर सर अगर इस तरह हम लोग करें कि फॉर एग्जांपल कि स्ट्रेटजी अपनाएं कि मतलब कोई भी काम करते हैं उसके स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा और फिर वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम लोग स्ट्रेटजी प्लानिंग में आता है सर. हाँ बिल्कुल ठीक है. क्वालिटी मैनेजमेंट की दो तीन लाइनों में और एक डेफिनेशन लिख लें ताकि आपको याद रहे अगर एग्जाम में आ जाए आपको. ठीक है सर. ठीक है. एक मिनट सर। ईशान भाई आप फिर लिख लें, फिर वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा. मैं थोड़े साइड पे बैठा हूँ, प्लीज इधर कोई चीज़ नहीं. मैं लिखता हूँ। थैंक यू. Quality management is the act of क्वालिटी मैनेजमेंट is the act of द एक्ट ऑफ overseeing different activities परसिंग overseeing कहते हैं निगरानी करना, different activities and task within an organization ऑर्गेनाइजेशन depending विद एन ऑर्गेनाइजेशन जी depending on a company's goal डिपेंडिंग सर depending on a company's goal ऑन कंपनीज गोल and Yes. the industry to ensure एंड द इंडस्ट्री that ensure that products and services offered services offered offered as well as the means कहते हैं जराए को. the means means जराए होते हैं ना, means MEAN means of means the means used to provide used to provide them are consistent. provide them organ system Used to provide them are consistent. consistent
ठीक है। बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करती है, वो आपके ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना इंडस्ट्रीज़ की, वो उसकी निगरानी करती है, ठीक है। और उसके किसके मुताबिक, कंपनी के गोल्स और इंडस्ट्रीज, कंपनी के गोल्स के मुताबिक, और वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रही होती है और जो मीन्स जिसके ज़रिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रहे होते हैं उनको इंश्योर करती है कि क्या वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। क्वालिटी का हमने देखा था ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट या डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को हम क्वालिटी कहते हैं। स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। वो प्लान जो लॉन्ग टर्म बनाया जाए उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मैनेजिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज। जो मैनेजिंग क्वालिटी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो ओवरसीइंग या निगरानी कर रही होती है तमाम एक्टिविटीज़ की, तो ये सपोर्ट करती है डिफरेंशिएशन में। आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर क्वालिटी के लिहाज से अच्छी है तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि यू कैन ईजिली कम्पीट टू योर कम्पिटिटर्स। आप उनके उसके जो बायर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, अपनी अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्ट की वजह से उसको अपने बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का एज कम्पेयर योर कम्पिटिटर। क्वालिटी क्या करती है, आपकी कॉस्ट को लो करती है और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज जो है ना उसको स्ट्रेंथन करती है। रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम रिस्क रिस्पॉन्स की बात कर लें, उसमें क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, मिटिगेट करना, अवॉइड करना, ट्रांसफ़र करना, एक्टिवली एक्सेप्ट करना, ये तमाम के तमाम जो है ना वो रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़ में आ जाता है। कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का आपके प्रोडक्ट में सर्विसेज में कोई जो है वो रिस्क आ रहा है तो क्या आपने उसको मिटिगेट किया है, असल से कम का अंदाज़ा लगाया हुआ है, उसको कुछ किसी जगह पर कोई अवॉइड किया हुआ है, ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तमाम के तमाम रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर चीज़ें आती हैं। अब इसमें हम टूल्स और फिलॉसफीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं और अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कैसे compete करते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। देखिए क्वालिटी हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ लिया। क्वालिटी हेल्प फर्म्स इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। क्वालिटी क्या करती है, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है और आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती है। बिल्डिंग अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिमांडिंग टास्क। देखिए आज के दौर में मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि कस्टमर अब ब्रांड या लॉयल्टी के पीछे नहीं भागता, उसको क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट की। वो कोई भी जिस ब्रांड से, जिस कंपनी से उसको मिल रही होगी वो वही बाय करेगा। इसलिए क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करना जो है ना वो डिमांडिंग टास्क है। अगर आप की प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी होंगी तो वो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होगा, बल्कि सेटिस्फाई के बजाय वो डिलाइट होगा। और आपको पता है जैसे मार्केट के अंदर कस्टमर की जो पोजीशन है वो एज अ किंग जो है वो उसको कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो है वो कस्टमर्स को हमेशा जो है हमें फोकस रखना है और उसको सेटिस्फेक्शन देनी है। अच्छा, नेक्स्ट में आप देखें कि 2 वेज क्वालिटी इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटीज। 2 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेल्स गेन्स और नंबर 2 रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, सेल्स गेन्स वाया किससे आप सेल्स गेन करते हैं, आप क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, फिर इम्प्रूव्ड रेपुटेशन। इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे कस्टमर मकसद है जो क्वालिटी चाह रहा है जी जी या जिस तरह की वो मकसद चीज चाह रहा है उसी तरह से उससे रिस्पॉन्स किया जाए। या जैसे मकसद है कि अवेलेबिलिटी हो गई अपना उन प्रोडक्ट की मार्केट में, हाँ, ये होगा। जैसे आप ये देखें जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना तो लोगों से फीडबैक लिया जाता है उस प्रोडक्ट के हवाले से। और अगर उसमें से कोई आपको ऐसा फीडबैक दे जिससे आपको लगता है कि इससे हम अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और मज़ीद बेहतर मॉडिफाई करने के बाद हम दोबारा इससे अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रूव्ड रिस्पांस। कि कस्टमर ने आप कि मुतमईन हो गया, लेकिन वो ये कुछ फीडबैक ऐसे आए जिससे अगर हम उसको उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बना लेंगे तो हमारी सेल्स गेन्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेम प्रोडक्ट और सेम क्वालिटी के अंदर मार्केट के साथ मार्केट के अंदर हैं और आपका कंपटीटर भी सेम प्रोडक्ट और सेम प्राइस के साथ है, तो फिर क्या होगा कि वो ज़ाहिरी बात है एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। अगर उसने आपके अपने प्राइसेस को फ्लेक्सिबल रखा और उसने कुछ डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए, कुछ प्राइस में वो कर दिया, तो वो आपको मीट कर जाएगा, मतलब आपको वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए जो क्या कहते हैं कि आप हमेशा क्या करते हैं ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाएं
जिससे जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और जो है वो आपका सेल्स गेन जो है वो बढ़े। इम्प्रूव रेपुटेशन, जैसे कि हमको मैनेजिंग क्वालिटी को हमने ध्यान में रखना है। मैनेजिंग क्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं और हम एक अपना एक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने डेवलप की हुई है और चीज़ों को हम प्रॉपर जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं उस पर रिसर्च करने के बाद, और जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा मुतमईन है। देखिए ये इम्प्रूव रेपुटेशंस क्या होती है कि जब कस्टमर आए और वो आप ही का ब्रांड आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके जहन के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि जो प्रोडक्ट ये सर्विसेज आपकी मार्केट में आपकी कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर आई है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेल्स गेन्स करना है तो हमने अपनी रेपुटेशन को जो है इम्प्रूव रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा कस्टमर या मार्केट जो है उससे वो ख़राब होती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस कास्ट, दो ही चीज़ें मैंने आपको बताया, कास्ट रिड्यूस होगी तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट का उससे मुराद क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक ऑफ स्केल से मुराद क्या है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज़ होती है तो आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट वो यही बता रहा है कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। अगर एक चीज़ को आप ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे तो उसका जो उसकी कॉस्ट है वो कम आएगी। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वो 100 यूनिट्स किसी चीज़ के बना रही है और एक 1000 बना रही है, तो आप ये देखें जो 1000 बना रही है उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 100 से कम आ रही होगी। ठीक है जी। फिर लोअर रिवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट। लोअर रिवर्क से क्या मुराद है, लोअर रिवर्क कहते हैं कि एक तो होता है रिवर्क, एक होता अगर आपकी हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वापस काम आ रहा है और वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी आपको दोबारा रिवर्क करना पड़ रहा है या सेल्स के बाद भी कोई क्लेम्स आ रहे हैं, तो वो कहता है कि अगर आप इसको कोशिश करें कि ये कम से कम हो, कि आपको दोबारा कम से कम रिवर्क करना पड़े और स्क्रैप की तरफ ना जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। फिर इस तरह लोअर वारंटी कॉस्ट। अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग के दौरान क्वालिटी का सही तरीके से जो ख्याल नहीं किया और कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसके अंदर रह गए हैं तो फिर वारंटी क्लेम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब बार बार वारंटी क्लेम्स आएंगे तभी भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो आपका जो सेल्स गेन्स है वो कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो आपने क्या करना है, अपनी अगर इम्प्रूव क्वालिटी करेंगे तो इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा। और उसकी दो ही रीजंस हैं, सेल्स गेन्स आप किस तरह कर सकते हैं और रिड्यूस कॉस्ट आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। नहीं सर जी, यहाँ अच्छा, डिफरेंट व्यूज़ हमने क्वालिटी के हवाले से पढ़ लिया। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट हमने देखा कि ये डिग्री ऑफ एक्सीलेंस वो है। अब यहाँ डिफरेंट व्यूज़ देखें। यूज़र बेस्ड में क्वालिटी क्या है, वो कहता है जी बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर फ्यूचर, ये क्वालिटी है। मैन्युफैक्चर क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड में कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, मेकिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कन्फॉर्मेंस कहते हैं मुशाबहत को किसी भी चीज़ के हवाले से। वो कहता है कि फर्स्ट टाइम ही आप क्या करें, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करें जब आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड में क्या है, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, तो क्या है कि आपकी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। ये ना हो कि बना कुछ रहे हैं और जो है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और किसी और चीज़ की नज़र आ रहे होते हैं तो फिर वो उसके मुताबिक नहीं होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी की हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। अब इम्प्लीकेशन, सॉरी सर लेट ज्वाइन की है तो सिर्फ टॉपिक का नेम बता दें ताकि वो मैनेजिंग क्वालिटी है। थैंक यू सर। अच्छा, इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी में देखें आप, जो हमें अब अपने ये कंपनी रेपुटेशंस की बात पिछली स्लाइड्स में भी की, तो वो कंपनी की रेपुटेशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस और सप्लायर रिलेशन। परसेप्शंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट का तो मेरा ख्याल है अब आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रही है वो उसकी क्या परसेप्शन है। अब पता क्या, कंपनी बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करती है, कस्टमर उस पर रिलाय करना शुरू कर देता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर ज़्यादा जिस प्रोडक्ट के अंदर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो उसी की तरफ भागेगा, ना आप उसको ब्रांड चाहिए ना लॉयल्टी चाहिए। तो परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट यही है कि कस्टमर क्या सोचता है आपके उस नई प्रोडक्ट के हवाले से, कि या क्या ये प्रोडक्ट जिस कंपनी से वो ले की आ रही है या उसने ख़रीद ली है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो आपने क्या करना है, उस परसेप्शंस के मुताबिक जो है अगर आपने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करना है, इसी का नाम जो है वो क्वालिटी है। जैसा कि मैंने इसके शुरू में ही वो करवाया कि मैनेजिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू सेटिस्फाई कस्टमर बट आल्सो डिलाइटिंग देम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप कस्टमर को ना से सेटिस्फाई करें बल्कि अपनी उस प्रोडक्ट की से वो उसको डिलाइटनेस भी दें, जिससे आपकी कंपनी रेपुटेशन में इजाफा होगा। अपने एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, जब आपके लोग की नेग्लिजेंस हो या किसी को लैकिंग ऑफ नॉलेज हो या फिर गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट की जितने भी आपके पास है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिसेस जो है ना वो आप उसको बेहतर बनाएं थ्रू स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम। ठीक है, सप्लायर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्सिंग जब हम करते हैं, हमने फर्स्ट डे ही पढ़ लिया था कि सप्लायर के साथ हम जो है वो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं और सप्लायर के रिलेशनशिप आपके काफ़ी काम आते हैं। उसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी कि अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आ जाता है और आपके पास इतना क्रेडिट नहीं है कि आप उसको पे कर सकें, तो वो आप अगर आपके उसके अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा और आपको कुछ दिनों की वो पेमेंट में भी रियायत दे सकता है। प्रोडक्ट सर ये एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस को जरा कीजिएगा सर जी। देखिए ना, अब आप उसमें फातिमा सर्जिकल में जॉब कर रहे हैं, अगर वो आपको किसी ऐसे सेक्शन में भेज देते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है कि आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग या प्लांट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो वेल ट्रेंड नहीं है तो वो उनसे भी जो है वो कोई डिफेक्ट्स आ सकता है चीज़ों के हवाले से। और अब अगर ये राइट जॉब टू द राइट हाँ जी राइट पर्सन, और अगर वो डिफेक्ट्स आ रहा है तो बेसिकली कंपनी रेपुटेशन ख़राब हो रही है उससे। ठीक है ना, तो वो हर चीज़ का बार बार अगर क्लेम आ रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी की रेपुटेशन, वो सब लोग यही कहेंगे भाई ये कंपनी की प्रोडक्ट ही ऐसी हैं जो बार बार हमें जो है उनके पास लेके जाना पड़ रहा है क्लेम। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में रिस्क रिड्यूस रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्वालिटी अच्छी होगी और आपकी जो है वो ये आप तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे होंगे तो क्या होगा कि जो रिस्क फैक्टर है वो कम से कम होगा। जब हर बंदा क्या कर रहा होगा कि अपने लेवल, जैसे हमने TQM में पढ़ा कि तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं टू डेवलप द एक्सीलेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तमाम लोग जो है उसके अंदर अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं और उसमें यह है कि अगर आप हर बंदा जितने भी लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइनिंग के प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर हर बंदा जो है वो प्रॉपर काम भी कर रहा है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो रही है, रिड्यूस रिस्क कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर आप किसी को काम दे के उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो किसी लेवल पर अगर गलती होगी तो उसका नुकसान ओवरऑल तो कंपनी रेपुटेशन पर भी जाएगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पर भी जाएगा और आपका कस्टमर भी डिससेटिस्फाई होगा। हाँ जी सिशान साहब, आई समझ? जी सर। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की हम बात करते हैं। देखिए अब आपको मैंने बताया था कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज़ नो बॉर्डर इन बिटवीन। सो जब हम अक्रॉस द बॉर्डर काम करना चाहते हैं तो हमने उनके मिजाज को भी समझना है, जो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं अपने मुल्क के मिजाज को भी समझना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने लोगों के मुताबिक भी रखना है और उनके मुताबिक भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रखना है। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कम्पीट, अगर अब आप अपनी चीज़ों को और हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा कि ना सिर्फ हमारा लोकली मतलब मुल्क के अंदर जो प्रोडक्ट यूजर्स है, हमारा कस्टमर क्लाइंट वो मुतमईन होगा, बल्कि हमारे जो हम इंटरनेशनली अपनी इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी ग्लोबलाइज हमारे प्रोडक्ट को एक नाम मिलेगा। जैसे कि हम हमारे मुल्क के अंदर देख लेंगे बहुत सारी ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और हम मुतमईन होते हैं और हम मांगते भी वही हैं। सेम लाइक अगर हमारे जिस तरह स्पोर्ट्स का सामान बाहर जाता है, लोग लेदर की चीज़ें हमारे वहाँ बाहर जाती हैं, लोग उस पर रिलाय करते हैं और लोग मांगते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे कि हमने कम्पीट करना है ग्लोबली, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्प्रूव एबिलिटी टू कम्पीट नॉट ओनली इन पाकिस्तान विद द वर्ल्ड, बल्कि हमने वर्ल्ड वाइड हमें उसको अपने आप को अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर इसमें एक सवाल है मेरा, जी जी
सर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस की क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या उस बेंचमार्क को पूरा नहीं करता या उस पर पूरा नहीं उतरता कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता चीजें। हालांकि उससे पहले 60s की दहाई में या फिर उसके बाद हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी उसमें हो जा रही थी। प्लस आपकी ज़रात स्पेशली मैंगो और बाकी चीजें ये ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से। नहीं नहीं। तो जी जी। हम बहुत ज्यादा पीछे गए हैं सर इसमें। हाँ, इसमें बहुत सारे तो क्या हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे या फिर कोई और वजूहत है? देखिए, इसमें क्वालिटी को की भी बहुत अहम रोल है ना, क्योंकि जो कंपनी रेपुटेशन है वो इन चीज़ों से ही डाउन होती है ना। अगर जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, अभी भी दुनिया के अंदर हमारे जो सियालकोट से स्पोर्ट्स का सामान जाता है उसकी डिमांड है, लेदर की चीज़ों की डिमांड है, टेक्सटाइल की भी काफ़ी हद तक है। दुबई में मैं था तो वहाँ से पाकिस्तान से जो आया हुआ मीट होता था या फ्रूट्स होते थे, स्पेशली लोग जो है बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा वो उसको बाय करते थे। मतलब जैसे उनको पता चल जाता था कि जो आप मटन या ये बीफ वहाँ से पाकिस्तान का है, वही वही ज़्यादा वो बाय करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर ये कुछ ना होती क्या है, कोई ये पॉलिटिक्स भी होती हैं। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ अपने लोकल लेवल पर ही, कि हमारा रेलवे का निज़ाम क्यों फेल हो गया जबकि इंडिया का रेलवे का निज़ाम बहुत आगे चला गया। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनका अपना जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना ये वो होती है जब कंपटीशन होता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब कंपटीशन होगा तो हर कंपनी और हर जो इदारा होता है ना वो हर तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करता है अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज को आगे लाने के लिए और दूसरे की। और फिर ऐसा भी हुआ कि हमने क्वालिटी को मेंटेन भी नहीं रखा ना। बहुत जहाँ अब आप मिसाल दें अपनी लें, आप और मैं दो लोग हैं और हम आप अपनी क्वालिटी को बेहतर रखते हैं और मेंटेन रख रहे हैं, सस्टेन रख रहे हैं, और मैं थोड़े से प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए उस क्वालिटी को कम कर देता हूँ, तो ये भी एक रेपुटेशन पर बहुत असर पड़ जाता सर अच्छा मैं सर, इसमें कुछ ऐड करूं? हलाल फूड के अंदर इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है है। वर्ल्ड वाइड, जी जी। स्पेशली बीफ के हवाले से। जी जी। लेकिन वो उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका सबसे बड़ा इनकी भगवान कह लें या गौ माता कह लें उनके लिए है। लेकिन वो उसे एक्सपोर्ट करता है, उसे बिजनेस उसने इस चीज को बिल्कुल वो किया हुआ है। दूसरे नंबर पे शायद ब्राजील आता है। सर हम एज ए पाकिस्तानी सिर्फ इस चीज को ही अगर यानी कि ले लें हलाल फूड को ही, वर्ल्ड वाइड हलाल फूड जैसे बीफ है, मटन है या फिर चिकन है, इस तरह की चीजें और क्वालिटी को बेहतर करें तो मेरे ख्याल है शायद हम compete कर पाएंगे इन दो कंट्रीज को जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ये तमाम जो है वो मुस्लिम कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करती हैं चीजें। हाँ हाँ, मैं डेफिनेटली। भाई मैं इसमें जी जी। कुछ ना हमारे ऊपर पाबंदियां भी हैं। पर अब हमारे इधर से ही टेक्सटाइल सारी बांग्लादेश शिफ्ट हुई है, बंदे भी हमारे ही गए हैं। लैक्रा एक कपड़ा होता है सर जी, धागा होता है एक लैक्रा, हम्म वो सिर्फ पाकिस्तान में बन रहा है, हम्म बांग्लादेश में नहीं बनता। यहीं से वो लैक्रा जाता है धागा, वहां हम्म। पे वो उसका मकसद है कि हम कपड़ा भी बल्कि यहीं से बन के जाता है। वहां पर वो क्या करते हैं, सिर्फ स्टिचिंग कर रहे हैं। अब कॉटन भी यहीं से जा रही है सर, धागा भी सारा यहीं से जा रहा है, लूम्स भी वो हमारी लेके गए हुए हैं, और बंदे भी हमारे वहां गए हुए हैं, वो कपड़ा बना रहे हैं। उनका इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है कपड़ा, पाकिस्तान का इतना नहीं जाता। कोई हाँ इंटरनेशनली वो मतलब पाबंदियां भी हैं जिसकी वजह से हमारा कपड़ा नहीं जाता। दूसरा कॉस्ट फैक्टर है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो कम रेट पे देते हैं, हम ज्यादा रेट पे दे रहे होते हैं, हाँ हाँ, ये देखे ना, प्राइस का भी अगर वो अगर बहुत अगर बड़ा वो जो यूनिट वहाँ पर शिफ्ट करने की यही वजह है ना कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं किसी भी अंदाज में। जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। फिर दूसरे, अगर ये आप जो कुछ चीज़ें अगर बांग्लादेश से आगे एक्सपोर्ट होकर अच्छा वहाँ से रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ना अब आने वाले सर वक्त। ये तो हमारी बिजनेस पॉलिसी ऐसी थी ना जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हुई। कम होने की वजह से प्रोडक्शन जब कम हुई, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी यही कहता है कि प्राइस फिर अप होती है। हमारे पास इतना ऑर्डर नहीं था कि हम उसको टेक्सटाइल में इतनी प्रोडक्शन कर सकें। हाँ बिल्कुल, नहीं ये भी एक है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो पॉलिसीज़ बनती गई उसमें ये था कि
जो लोग थे वही अमीर हुए, और ना मुल्क ओवरऑल उम्मीद की आगे तरक्की की तरफ बढ़ा, और ना ही आवाम जो गरीब थी वो बढ़ सकी। तो ये भी एक बड़ा लेकिन सर फैक्टर होता है ना। कोविड हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हुआ है। हाँ अब जी। जितना ऑर्डर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रहा है, हम्म। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हाँ देखे ना, मैंने तो पहले भी बताया है कि हमारा जो काफ़ी जो है एरियाज़, उनमें तो जिस तरह ये टेक्सटाइल हो गया आपका, ये स्पोर्ट्स का हो गया, लेदर का काम हो गया, इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी हमारा काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा जो एक्सपोर्ट जा रही है। तो वो बाकी चीज़ें भी डे बाय डे बेहतर हो रही हैं। जैसे जैसे देखें क्या होता है कि जब जब ये इंटरनेशनल, तो जब हम ग्लोबलाइज इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, आपके मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ रवाबित बेहतर हो जाते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी ले मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो है वो सर्टिफाइड होते हैं, उनकी सप्लायर से नेशनली और इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट अगर बढ़ रही है तो आप जो है उसके अगेंस्ट ज़रिए मुबादला अच्छा कमा रहे हैं और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो हम तो बात यही कर रहे हैं कि इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कम्पीट। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कम्पीट का मतलब यही है कि अगर हम इम्प्रूव कर लेंगे तमाम चीज़ें कि तो हम ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं। हमारी अभी सिर्फ अगर ये 3-4 सेक्टर्स की अच्छी एक्सपोर्ट है, बाकी सेक्टर्स को भी अच्छी एक्सपोर्ट की तरफ ले जा सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर इनिशिएट कौन करेगा फिर इसको? इनिशिएट अगर हम देखो इनिशिएट तो हर एक देखिए जो फर्द है वही जो कौम बनती है, और कौम से ही जो है सारा निज़ाम चल रहा होता है। हर एक बंदे को इसमें इनिशिएट लेना है ना। एक अगर एम्प्लॉई है वो अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस रख के, एम्प्लॉयर अच्छी प्रैक्टिसेस रख के, जो है वो जो गवर्नमेंट है वो जो है उनका साथ दे, तो हर चीज़ निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अगर ये हम यही सोचते रहेंगे, कोई जिस तरह हम उसमें एक मिथ पढ़ते थे लीडरशिप में कि कोई आएगा और आकर जो है ये दुनिया को बदल देगा, तो ऐसा नहीं होता। लीडर्स हम सब में मौजूद हैं, हमारे अंदर हर एक के अंदर सलाहियतें हैं, सिर्फ उन सलाहियतों को हमें उजागर करना है, सपोर्ट करना है अच्छे काम को, और बैड प्रैक्टिसेस को जो है हमने जो उसको कंडम करना है, तो ऑटोमेटिकली निज़ाम में शफाफियत आ जाएगी। सर रात ना ईरान और खबरें सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि कोल से हम बिजली नहीं बनाएंगे। इमरान खान साहब ने ऐलान किया, क्या नहीं बनाएंगे? लेकिन कोल से हम बिजली नहीं बनाएंगे, कोयले से। अच्छा 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 वो प्लांट बंद कर देंगे जो सहीवाल में लगा हुआ है। अच्छा। अच्छा, अब जो इंडस्ट्री में जो अभी बिलाल साहब ने बात की थी कास्ट की, हम्म तो कास्ट हम कम करने के लिए क्या करते हैं, जब हमें लोड शेडिंग होती थी तो हम जनरेटर किराए पे लेते थे, हम्म तो उसके बाद हम अपना डीजल जलाते थे या फर्नेस ऑयल, उसकी जगह हमने वुड जलानी शुरू कर दी। हम्म अब वुड की हमें कास्ट कम पड़ती है वुड की। वुड हम जलाते जलाते हम अपने जंगलात खत्म किए जा रहे हैं सर। ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड को मार्केट को compete नहीं कर सके। हम्म। हाँ देखे ना, एक तो ये बड़ी वजह ये भी इलेक्ट्रिसिटी की भी। अब देखे ना, जब ये लास्ट ये पिछले साल में कितनी लोड शेडिंग्स हुई, इंडस्ट्रियाँ तकरीबन बंद हो गई, और जो है वो लोग फिर एहतजाज पर आ गए, जो है ये घर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये असल में इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम बहुत अरसे से कर्ज़ों में मुब्तला हैं। जब तक आपकी एक इनकम है, इनकम आती है वो कर्ज़ों में चली जाती है, आप ना तो अपनी बेसिक्स पूरी कर पा रहे हैं और ना ही जो है वो आप आगे कोई सेविंग्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो तरक्की कैसे होगी? अगर वही कहते हैं ना जिस तरह लेकिन मास्लो। सर अब जैसे टाइम टू टाइम अब देखें आप, पावर लूम्स हमारी स्टार्ट हो रही हैं, लोड शेडिंग कम हो गई है मियाँ साहब जब से गए हैं, हाँ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहत होना शुरू हो गई हैं। टाइम लगेगा इंशाल्लाह सब नहीं ठीक हो नहीं, जाएगा। वो तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। अब मास्लो ये कहता है उसकी जो हायरार्की ऑफ थ्योरी में कि अगर आपने किसी मुल्क का या किसी शख्स का अंदाज़ा लगाना है ना, तो उसको वो देख लेंगे कि वो मास्लो ने जो अपनी एक हायरार्की बताई किस में लाए करता है। तो हम तो बेसिकली अभी बेसिक्स नीड्स में ही फंसे खड़े हैं ना, ठीक है ना। तो वो लेकिन ये है कि अब आने वाला वक्त जो एक अच्छी होप के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम अपने कर्ज़ों को मैक्सिमम उतार गए तो आप ये देख लेना, एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट होगी कि पूरी दुनिया में किसी कहीं नहीं होगी। लेकिन ये है कि अब हम अच्छाई की तरफ चल पड़े हैं, ये ध्यान में रखें मतलब। और अच्छी उम्मीदें हमारी जो है ना डेवलप होती जा रही हैं दुनिया के साथ भी और अपने मुल्क के साथ स्पेशली। की डायमेंशंस हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये की डायमेंशंस हैं।
हम बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, हम बात करते हैं उसके फीचर्स की, हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, हम बात करते हैं कन्फॉर्मेंस की, हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, सर्विसबिलिटी की, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, परसीव्ड क्वालिटी की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई अगर ऐसी डायमेंशन है जो आपको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें। सर ये एलेबोरेट कर दें वन बाय वन। ये तो 14 वही है। देखो परफॉर्मेंस, आपके अपनी परफॉर्मेंस देख लें, वो अगर पढ़ाई के लिहाज से या सेल्स के लिहाज से अच्छी होंगी तो वो आपका जो जिससे भी रिलेटेड आपका आप कंपनी से हैं वो कहेंगे जी हाँ भी इन्होंने इनकी क्वालिटी वाइज वर्क अच्छा रहा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और इस तरह प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोगों की रिलायबिलिटीज़ और लोगों का उसके ऊपर जो है कि लॉयल्टी बढ़ रही है कि जी ये प्रोडक्ट, ये जो हमने मोबाइल लिया था या ये लैपटॉप लिया था, इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर अच्छी है। डेल की परफॉर्मेंस या HP की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर अदर ब्रांड्स अच्छी है। फीचर्स प्रोडक्ट्स के वो डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वालिटी के वाइज। आपने आपके कंपटीटर ने किसी प्रोडक्ट के अंदर 3 फीचर रखे तो आपने 4 फीचर्स दिए, और अगर आपने भी 3 फीचर्स दिए लेकिन आपके फीचर्स उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हैं तभी भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। रिलायबिलिटी ये क्या है कि बार बार आपकी जो आपको क्वालिटी को मुतमईन की मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप मेंटेन रखी हुए हैं क्वालिटी को। रिलायबिलिटी यानी कि वन टाइम उसको सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही बल्कि वो और रिलायबिलिटी ले रहा है, बार बार जब भी यूज़ कर रहा है तो उसको सेम क्वालिटी मिल रही है प्रोडक्ट से, उसके अंदर एक वो खुशी का एहसास पैदा हो रहा है, डिलाइटनेस पैदा होती है। कन्फॉर्मेंस हमने बताया कि इफ़ यू आर मीटिंग द कन्फॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी हम कैसे कहते हैं कि आप क्वालिटी को मीट कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट के अंदर, लोग जो है इससे ड्यूरेबिलिटी फील करते हैं तो वो भी एक क्वालिटी का हिस्सा है। सर्विसबिलिटी आपकी अच्छी है। जमालियाती आपने कोई उसकी पैकेजिंग या उसकी प्रोडक्ट की शेप इस किस्म की बनाई है, लोगों को अट्रैक्टनेस का सबब बनती है, तो वो भी एक हम कह सकते हैं क्वालिटी वाइज आपने एक अच्छी चीज़ बनाई है। परसीव्ड क्वालिटी क्या है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से, जब ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी परसेप्शंस के हवाले से पढ़ा जब हमने कंपनी रेपुटेशंस की बात की। वैल्यू क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, व्हाट यू आर गिविंग मोर देन योर कंपटीटर टू योर कस्टमर, कि आप क्या अपने प्रोडक्ट की सूरत में उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो इसको हम वैल्यू कहते हैं। तो ये सारी उसकी डायमेंशन है। अगर आप क्वालिटी सर वैल्यू उसकी प्राइस को प्राइस को लेंगे हम उसकी। नहीं, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन वैल्यू। आपकी क्वालिटी, आपकी प्राइसिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्यों वो उस प्रोडक्ट को लेकर समझता है कि जी वो उसने आपसे कुछ ले लिया, कुछ हासिल कर लिया है, उस पैसे के निस्बत उसके पैसे ज़ाया नहीं गए, उसको कोई वैल्यू दी है। आप प्रोडक्ट के साथ उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको कोई उसके साथ कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई और ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे वो सेटिस्फाई है आपकी प्रोडक्ट से। आपकी प्राइस आपकी बेहतर है, आपकी क्वालिटी बेहतर है, आपकी पैकेजिंग बेहतर है, आपकी सर्विस, कस्टमर सर्विस बेहतर है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको वो भी सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं, तो वो ये तमाम वैल्यूज़ में ही आ रहे हैं। हाँ जी जिशान, कोई है इसमें समझने वाली बात तो पूछो। नहीं सर जी, ठीक है सर, समझ आ गई। टिवाना साहब समझ आ रही है? प्रिवेंशन क्या, कास्ट क्या होती है बड़े साहब? टॉप क्वालिटी। लिख लें एक जुमले के अंदर ना, जो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है ना, जो आप अपने डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए जो कॉस्ट यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट की सर्विसेज के डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्लांट के अंदर टेक्निकल स्टाफ जो है वो उसके पास नॉलेज और स्किल्स उतनी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर अरेंजिंग ट्रेनिंग्स फॉर देम। उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं, उनके एक्सपोजर विजिट्स करवा रहे हैं, उनको दूसरे प्लांट्स पर भेज रहे हैं, तो उस पर जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है बेसिकली उसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। अप्रेजल कॉस्ट ये हम सारा वैसे सॉरी आवाज कट गई थी दरम्यान में ना, आपने कुछ पूछा था मेरे ख्याल से प्रिवेंशन कॉस्ट के बारे में। हाँ, जब क्वेश्चन होता है जब भी आवाज़ कटती है बड़े साहब। चलें आप अप्रेजल कॉस्ट का बताएं।
हाँ जी, आ रही है महमूद साहब आवाज़? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। वो इसका अस्सलाम मेरे ख्याल से टाइम जी फ्रेम सर। होता है ना 40 मिनट्स का, उसके बाद ये जूम आउट हो जाता है, फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है शायद। ओके सर। अच्छा, अप्रेजल कॉस्ट के बारे में बता रहे थे ये बड़े साहब। लिख लें एक जुमला ना, अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को बेसिकली। ठीक है ना, कंपनी अपनी क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए क्या कर रही होती है, प्रोडक्ट को एलिवेट कर रही होती है, उसके पार्ट्स को और उसकी सर्विसेज को। इंटरनल फेलियर क्या होते हैं? आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि प्रिवेंशन कास्ट में क्या हो रहा है कि आप अपने डिफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो इंटरनल फेलियर आएंगे। इंटरनल फेलियर कैसे आएंगे? एक शख्स को आपने मशीन ऑपरेटर बना दिया, उसको मुकम्मल तौर पर मशीन चलानी आती है लेकिन मशीन की मेंटेनेंस नहीं आती। मशीन एक राउंड में कोई चीज़ बना लेती है, उसकी सफाई, उसकी क्लीननेस बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको किस तरह खोलना है और किस तरीके से उसको साफ़ करना है। तो क्या होगा, उससे इंटरनल फेलियर्स क्रिएट होंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। कि आप क्या कर रहे हैं, उस इंटरनल फेलियर की वजह से आप डिफेक्टिव पार्ट्स या सर्विसेज जो है वो बना रहे हैं, डिलीवरी से पहले वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आपने उसी तरीके से वो चीज़ें डिलीवर कर दी तो नुकसान क्या होगा? आप ये देखें कि आपके वारंटी क्लेम्स आएंगे, आपका कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर जो है उसकी रिप्यूट डाउन होगी, तो बेसिकली वो रिप्यूट आपकी कंपनी की जो है वो डाउन करेगी। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? डिफेक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये पहले इंटरनल फेलियर क्या है कि आपने डिलीवरी से पहले देखा कि ये सारी चीज़ें, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब आपने वो भेज दिए और फिर बाद में पता चला वहाँ से जब वारंटी क्लेम्स वगैरह आए कि जी भाई ये तो इसमें तो ये डिफेक्ट रह गया था, और अब जब ज़्यादा वारंटी क्लेम्स बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्ट में फिर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी को अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हमने क्या करना है, अगर हमने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी को हमारे इंक्रीज़ करेगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर एक्सटर्नल कॉस्ट में ये है कि अगर हम सेल भी कर देते हैं उसके बाद भी हमें वो मकसद है कि चीज डिफेक्टिव होती है, वो कस्टमर हमें वापस करता है, हम उसके मकसद दोबारा रिपेयर वगैरह करके देते हैं, तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट हो जाएगी। हाँ, आप ये देखिए ना, मिसाल के तौर पर 100 बंदे अगर मोबाइल लेकर आ जाएं वारंटी क्लेम का, तो आपकी तो ये कॉस्ट में इजाफा हो गया बेसिकली। तो हमने क्या करना है कि इन चारों लेवल पर इन चीज़ों को देखना है। हमने प्रिवेंशन कॉस्ट से के ज़रिए हमने जो है अपने उन लोगों की कैपेसिटी को इन्हांस करना है। रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा हुआ? रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा हुआ सर। चलें, लगा दिए। ठीक है, आप लगाएं। आई रिपीट, प्रिवेंशन कॉस्ट अगेन। Prevention cost is reducing the potential for defects through trainings and skills development of your employee. Appraisal cost is quality control cost. Company evaluate product parts and services. ठीक है, इसको हम कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट की। क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए आप अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन वगैरह कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इंटरनल फेलियर के आपने अभी प्रोडक्ट बनाए हैं, डिलीवर नहीं किए और उसके अंदर से कोई डिफेक्टिव चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है कि आपने जब उसको डिलीवर कर दिया तो फिर वहाँ से डिस्कवर हुआ कि जी इसमें तो ये इश्यूज थे, ये प्रॉब्लम थे जो ड्यूरिंग ऑपरेशंस जो है वो देखे नहीं गए। तो जब ये चीज़ें बार बार आएंगी तो ये कंपनी क्या करेगी, रीवर्क करेगी, रिसाइकल करेगी। जब रीवर्क करेगी तो क्या होगा, कॉस्ट में उसके इजाफा होगा। अब देखें एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। एथिक्स कहते हैं राइट कंडक्ट को, ठीक है, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। जब हम दोनों चीज़ों को हम मिला देते हैं तो अब क्या बन रहा है कि जो ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं वो मस्ट डिलीवर हेल्दी, सेफ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट गेन करने के लिए हम जो है ये नहीं देखते, सेफ्टी के हवाले से हम नहीं सोच रहे होते, हेल्दी के हवाले से हम, जैसे वो मेडिसिन की अक्सर मिसाल दी जाती है कि लोग प्रॉफिट मार्जिन लेने के लिए उनका जो लाइफ टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, वो एक्सपायरी उनकी जो है वो चेंज कर देते हैं। तो वो ये कहता है कि एथिक्स भी होते हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ना, तो ये कि अब आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो चीज़ डिलीवर हो रही है वो आपके
हेल्थ के हवाले से, आपकी सेफ्टी के हवाले से, आपकी क्वालिटी के हवाले से वो बेहतर होने चाहिए। अगर पुअर क्वालिटी होगी तो वो उसमें क्या रिस्क होगा, आपकी इंजरीज हो सकती, खुदा न खास्ता किसी की इंजरीज का सबब बन सकती है, लॉ सूट्स हो सकती हैं, रिकॉल्स हो सकती हैं, रेगुलेशन हो सकती हैं। लॉ सूट्स कहते हैं सूट्स या मुकदमात को, रिकॉल्स क्या कहते हैं जब बार बार कस्टमर जो है वो आपके पास आए और फ़ोन कर रहा हो, जी ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं जो रेगुलेशंस जो है उसको वायलेट कर रही हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि पुअर जो है वो क्वालिटी रिस्क आ सकता है, उसमें ये तमाम रिस्क इन्वॉल्व हैं, इंजरीज भी। तो ऐसी मेडिसिन चली गई खुदा न खास्ता, कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी ने खा ली, उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम्स होंगे तो आप किस चीज़ का सामना करेंगे, लोग अदालतों में भी जाएंगे, लोग ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये लोग भी आपके पीछे पड़ जाएंगी। तो ये कहता है कि शुरू से ही आप ये देखें कि आप जब जो भी चीज़ मार्केट में डिलीवर करने से पहले इन चीज़ों को इंश्योर कर लें कि क्या वो जो चीज़ें आप भेज रहे हैं वो क्वालिटी वाइज, हेल्थ के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से क्या वो बेहतर हैं लोगों के लिए। ऑर्गेनाइजेशन आर जज्ड बाय हाउ दे रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आपने एज ए जज उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो जज क्या करता है कि वो इक्वल लेवल पर फैसला करता है। ठीक है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को उसी तरह सॉल्व करता है जैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हक होता है। बाय रूल्स जिसे कहते हैं वो फैसला करता है, उसमें कोई सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर ये देख रहे हैं कि जी मेरा प्रॉफिट जा रहा है, तो फिर आप ऐसा डिसीजन करेंगे कि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई ऐसा हो गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट के दौरान कोई चीज़ें डिफेक्टिव थी जो डिलीवर हो गई, तो आप अगर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, पूरा स्टॉक उठा लेती हैं मार्केट से। जैसे उनको पता चले कि कोई ऐसा डिफेक्ट उनको नज़र आता है किसी चीज़ के अंदर जो अच्छे वेल एथिक्स और क्वालिटी मैनेजमेंट जिनकी अच्छी होती है, वो फौरी लॉस बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने रेपुटेशंस को जो है वो ख़राब नहीं होने देती। ऑल स्टेक होल्डर मस्ट बी कंसीडर्ड, ये मच नहीं है, मस्ट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑल स्टेक होल्डर मस्ट बी कंसीडर्ड। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जो उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको यूज़ करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, वो ये ना हो कि आप सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हो और बाकी स्टेक होल्डर्स की परवाह ना कर रहे हो। आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर, आपके सप्लायर, आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब आप एथिक्स की बात करें या क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपने क्या करना है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें तमाम ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। जी यहाँ तक पूछेंगे क्वेश्चन है तो। ओके सर। ISO 14000 के बारे में पढ़ा था एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के हवाले से। वैसे तो हमने 9000 के बारे में, 2000 के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इसके भी देख लें आप, क्योंकि हमने ये फ़िलासफ़ी और टूल्स को पढ़ रहे हैं, तो ये जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बल्कि आपको तो ज़िशान साहब इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये खाद फैक्ट्री भी मेरे ख्याल से फातिमा वालों की है। जी जी सर। ठीक है ना। कोर एलिमेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दुनिया के अंदर? देखें, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा शायद पहले भी बताया था, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा अब काम होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि मेन पॉपुलेशंस के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी थी जिससे ग्लोबल वार्मिंग के अलावा लोकली जो लोग रहते थे उनको इन्फेक्शन और अस्थमा की बीमारियां होना शुरू हो गई थी। तो फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेन करना शुरू कर दी, और फिर उसमें कोई पोल्यूशन टैक्स की वजह से, कोई बाय रूल्स उसको बंद करने की वजह से इन चीज़ों को स्टॉप किया। अब ग्रीन मार्केटिंग और ये ग्रीन इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि दुनिया ये कह रही है, अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि जी अब जहाँ पर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखें। उससे आप देखेंगे फैक्ट्रीज़ के अंदर पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन आप देखें वहाँ पर बहुत खूबसूरत सब्ज़ा लगाया गया है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है प्लांटिंग हो रही है, वहाँ पर फूल लगाए जा रहे हैं ताकि वो जो पोल्यूशन की चिमनीज़ हैं उनको मैक्सिमम ऊपर किया जा रहा है, उनकी टाइमिंग को सेट की जा रही है, उनके ऊपर पोल्यूशन टैक्सेस लगा कर कोशिश की जा रही है कि इसमें हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के ज़रिए इन चीज़ों को, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें।
फिर वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिटिंग के ज़रिए देखा जा रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं बाज आ रहे तो उस पर वो टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, फिर भी अगर उसके हार्मफुल रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो वो फिर उसको बंद भी किया जा रहा है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशंस हो रही है वहाँ पर उनकी इन्वायरमेंट के हवाले से, लेबलिंग हो रही है, ठीक है, और लाइफ साइकिल असेसमेंट्स की जा रही हैं। इसकी इन सब की वजह से क्या हो रहा है जी कि हम अपने उन चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा सर जी, ये जो सा चिमनियों से जो धुआं वगैरह या हीट वगैरह निकलती है ना सर, जी जी उसके लिए ना इन्होंने एक मकसद है कि एक सोल्यूशन ये निकाला है, एक तो फिल्टर कर देते हैं, अच्छा, दूसरा ना वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर लगा लिए हैं इन्होंने। हाँ 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 वो बिल्कुल। जो वेस्ट जो धुआं ऊपर निकलता है वो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में जाता है, वहां से वो दोबारा मकसद है कि वो हीट जनरेट करता है, फिर वो उसके बाद जो उसका जो मकसद धुआं है वो साफ होकर फ्रेश होकर फिर दोबारा बाहर जाता हाँ मतलब है। इस वो तरह का रिसर्च में मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तरीके से अब ये हो रहा है ना, सिस्टम डेवलप किया है, इकोसिस्टम के बारे से डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें चिमनियों से निकलने वाले धुएं के लिए उन्होंने क्या किया, जहां पर बर्निंग हो रही है और स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्मोक प्रोडक्शन यूनिट के वेरी नेक्स्ट चैम्बर के अंदर और उससे 2 चैम्बर बना दिए, प्राइमरी चैम्बर, सेकेंडरी चैम्बर। प्राइमरी चैम्बर के अंदर एक ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर उस जो स्मोक होता है उस स्मोक को प्रेशराइज करता है, पुश करता है सेकंड चैम्बर की तरफ। सेकंड चैम्बर में एक शावर लगा होता है, 2 या 3 शावर लगे होते हैं, जिस तरीके से हमारे घर में नहाने वाले शावर होते हैं बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। एसएस के होते हैं क्योंकि स्मोक की वजह से वो उसमें हीट होती है तो वो आम जो स्टील होता है वो उसमें खराब रहता है कुछ टाइम बाद, तो एसएस के वो लगे होते हैं शावर, वहां से शावरिंग हो रही होती है, वो धुएं के अंदर मौजूद कार्बन को फौरी तौर पे कार्बन को बिठा देते हैं पानी के अंदर, डिजोल्व करके उसको पानी के साथ बहा देते हैं, और जो ऊपर स्मोक से रह जाती है, हीट निकल रही होती है, वो बिल्कुल व्हाइट क्लाउड की तरह होती है, और वो जो पानी जा रहा है उस पानी को फिर आगे फिल्टर किया जा रहा है, उस फिल्टर के अंदर उसकी चिलेट फॉर्मेशन बन रही होती है, चिलेट फॉर्मेशन के बाद स्मॉल पीसेस के अंदर वो सारा कार्बन जो होता है वो अकमुलेट हो जाता है और उसको फिर जमीन में दफना दिया जाता है। ये इकोसिस्टम का बेहतरीन मॉडल है जो हम भी इंशाल्लाह जो करने जा रहे हैं। हमारे पास इंसिनरेटर लगा हुआ था जिसका स्मोक जो ना नियर बाय सोसाइटी के लिए थोड़ा सा तकलीफ देता, तो उसमें हमने ये सारा प्रोसेस अपना स्टार्ट। हाँ वेरी गुड। देखो ना इससे कितना एक इन्वायरमेंट बेहतर होगा। पहले आप ये देखें जब ये तमाम चीज़ें नहीं थी तो जब हम गुजरते थे वहाँ से तो इतनी ऐसी अजीब सी स्मेल आती थी कि वो जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती थी, लेकिन अब ये जैसे आँखों में फिल्टर- जलन Obviously, सर ये लंग्स की जितनी भी डिजीज थी, एस्थमेटिक पेशेंट जो थे हाँ वो जी। सिर्फ उसकी बेसिक मेजर वजह ये इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नेक्स्ट पर आ जाए जी, टीक्यूएम पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इनकम्पासेस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। तमाम लोग इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली स्ट्रेस इज अ कमिटमेंट बाय मैनेजमेट टू हैव अ कंटिन्यूइंग company wide drive towards excellence in all aspects of products and services that are important to the customer। कि तमाम लोग मिलकर जो है वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक बंदा अपना एक रोल अदा कर रहा होता है फॉर द पर्पज टू डेवलप एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द क्वेश्चन इज वाई टू गिव द सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइटनेस टू द कस्टमर। कि टीक्यूएम में तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं और सब मिलकर अब उनका एक ही कमिटमेंट होता है कि वो हम अपना जो है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि जो है वो कस्टमर जो है उससे मुतमईन हो। अच्छा अब ये देखें क्वालिटी के हवाले से जिनको दुनिया के अंदर लीडर्स माना जाता है, ये याद रखें ये बड़ा अहम हो सकता है। बाज़ दफ़ा लोग पूछ लेते हैं कि आप क्वालिटी के हवाले से कोई मेजर नेम्स जो आपके जहन में आते हैं वो बताएं। तो जिन लोगों ने अपने सर्व किया है ना, जिन लोगों को माना जाता है, इसमें एडवर्ड डीमिंग है, इसके 14 पॉइंट्स फॉर मैनेजमेंट हमने पढ़े। जोसेफ जोरान है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट फिटनेस फॉर यूज़। मैंने आपको बताया था कि जब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापानीज़ के अंदर जो बुरे हालात हुए थे तो ये 2 लोग वहाँ पर गए थे और उन लोगों ने जो है वो वहाँ पर जो है वो उसको इम्प्रूव करवाया और आज फिर दोबारा उसकी इकोनॉमी खड़ी हो गई। फिर ये आर्मड है, ये इसका टोटल क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फाइन बम के नाम से इसको कहा जाता है। फिलिप बी क्रॉसबाय है, ये क्वालिटी इज़ फ्री ज़ीरो डिफेक्ट्स के हवाले से जो है ये इसका नाम बड़ा दुनिया के अंदर एक रिकग्नाइज़ किया जाता है।
तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब आप इससे निकल कर आगे रिसर्चेज में जाते हैं और आपका जहन जो है वो इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और आप कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिस प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए कुछ डेवलपमेंट आती है या कुछ इदारे जो है वो अपने प्रैक्टिसेस को बेहतर करते हैं, तो फिर वो हिस्टोरिकली बेसिकली आपका नाम रह जाता है। तो अब कोशिश यही करें कि अगर आपको आगे मौका मिलता है, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आप लोग आगे जाएं, रिसर्चेज करें और जो है कोई अपने पेपर्स वगैरह भी निकालें, तो समडे में भी कि कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन मतलब हमारे मुल्क के लिए आप लोग ले आएँ कि जी हमने भी ये काम किया है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होती है? आप सभी ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है आपके जहन में आती बात? सर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से मतलब ये है कि जिन कामों के लिए वो शख्स डेडिकेटेड है और अथॉराइज्ड मतलब वो है, उसको उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें उसको डिसीजन के लिए एम्पावर किया रहा है। ये ना हो कि वो टॉप मैनेजमेंट के हर फैसले का मुंतजिर और सजेशन दे, वहाँ से उसे अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करने की फुल इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, ये भी है। और दूसरी ये चीज़ ये देखें ना, आप कोई इनिशिएट ले रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एज ए मैनेजरियल टीम लीड, और आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे ना। जब उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो लोग कैसे ज़हनी तौर पर तैयार होंगे आपके साथ मिलकर उन एफर्ट्स में अपना किरदार अदा करने के हवाले से। दूसरा ये कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस में जाएंगे वो कि जी हमें तो बताया नहीं जाता, हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया जाता। तो पहली चीज़ क्या, गेटिंग एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि इनके मुताबिक 85% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू प्रोसेस एंड मटेरियल। ठीक है, जबकि वो एडवर्ड डिविंग ने कहा था कि जो 94% जो है वो जो इश्यूज आते हैं ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रोसेसेस के होते हैं, और 6% जो होते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स के होते हैं। ये बताते हैं कि 85% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू प्रोसेस एंड मटेरियल। और अगर ये 85% प्रॉब्लम्स और मटेरियल को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग में हर एक शख्स को इन्वॉल्व करें। जैसे वो इन्वॉल्व होगा तो अपना रोल अदा करेगा, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इंटीग्रेट होकर काम कर रहे होते हैं इदारे के अंदर, अगर वो किसी एक को भी आप जो है नज़रअंदाज करेंगे तो एक आप समझें कि अपने प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें टेक्निक्स में देखें, बिल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इंक्लूड एम्प्लॉयज़, आपका एक अच्छा नेटवर्क उनके साथ हो जिससे आप की जो भी कम्युनिकेशन है वो हर एक तक पहुँचे। ठीक है, डेवलप ओपन सपोर्टिव सुपरवाइजर्स, ऐसे सुपरवाइज़र रखें जो सपोर्टिव हों। ठीक है, उसके बाद मूव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। उनको जब आप किसी को ये दे रहे हैं, लो जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, तो उसका सीना फूल जाएगा। वो कहेगा जी मुझ पर इन लोगों ने रिलाई किया, ट्रस्ट किया और मुझे अब ये काम करना चाहिए। साइकोलॉजिकल बड़े फैक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी को कह देंगे भाई ये तो इस काम के लायक ही नहीं है, अब आप इसको क्यों दे रहे हैं काम, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो बंदा जो काम कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा। बिल्ड अ हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन, हाई मोरल तभी होगी जब आप हर एक को साथ लेकर चलेंगे, हर एक की इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे, हर एक की जो नीड्स का, उसकी दुख तकलीफ़ का ख्याल रखेंगे। क्यों मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर जो टीम लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई पे पर उनको हायर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली उनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद होती हैं, सबको साथ लेकर चलने की, हाई मोरल को डेवलप करने की। ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की, लोगों से काम लेना उनको आता है। तभी आप ये देखें कि क्यों उनको हाई पैकेज पर हायर किया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि वो ये टेक्निक्स को समझते हैं, जानते हैं। क्वालिटी सर्कल्स की हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू सॉल्व प्रॉब्लम। क्या मतलब है? जी महमूद साहब। सॉरी सर, आवाज कट रही थी। क्या कह रहे हैं सर आप? हम क्वालिटी सर्कल की बात कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू सॉल्व प्रॉब्लम। दें एग्जांपल। सर जिस तरीके से हमारी टास्किंग होती है किसी भी ग्रुप्स के अंदर, जिस तरह आईएसआई के भी आईएसएसबी के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भी ग्रुप्स दिए जाते हैं। तो उसमें जब तक मीटिंग्स नहीं होंगी, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल अपनी पर्सनल लाइफ से देता हूँ। हमारे पास एक प्रॉब्लम ये चल रहा था कि हम मंथली मीटिंग होती थी, हमारी मंथली रिव्यू मीटिंग जो हमारी परफॉर्मेंस के मुतालिक थी।
तो उसमें होता यूं था कि एट द एंड हर मंथ के एंड के ऊपर बहुत सारी कंप्लेन होती थी कि जी परचेज डिपार्टमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ये मसला है। और मैं उनकी हर कंप्लेन का जवाब बड़ी आसानी से जस्टिफाई कर देता था कि आपने ये चीज नहीं प्रोवाइड की, आपने इसमें ये स्पेसिफिकेशन शेयर नहीं की, आपका ये इसमें लैकनेस थी, आपकी तरफ से फॉलोअप नहीं था। तो उसका फिर अल्टीमेट सोल्यूशन ये निकाला गया कि जो मंथली रिव्यू मीटिंग थी उसको हमने वीकली रिव्यू मीटिंग पे ले गए। जब वीकली रिव्यू मीटिंग पे लेकर गए तो उससे मुझे भी एक ये होता था कि मेरे पास टाइम लिमिट के मुताबिक मुझे फुल परफॉर्म करना है, मेरे पास टाइम कम है, तो मैं जो भी चीज होगी वो उसको कोऑर्डिनेशन लेवल पे हमने बढ़ा दिया। हमने क्या किया, जब मीटिंग नहीं हो सकती थी तो हमने एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर हम अपनी अपनी जो हमारी क्यूरीज होती थी वो आपस में शेयर करते थे, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स देते थे। तो वो भी एक मीटिंग ही थी बेसिकली, वो ग्रुप की व्हाट्सएप भी। तो इससे क्या हुआ कि वो क्यूरी जो एक महीने बाद सामने आती थी वो एक दो दिन के गैप से आने लगी, और जो टास्क थे हमारे वो जो 2-3 महीने बाद पूरे होते थे वो वीकली खत्म होने लगे, हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर होने लगी। हाँ, बिल्कुल कुछ अच्छी एग्जांपल आपने दी। जितने भी अच्छे इदारे होते हैं ना, याद रखें कि उनकी ना रिव्यू मीटिंग्स होती हैं जो वीकली हों, आफ्टर 15 डेज हों या मंथ वाइज हों, ज़्यादा डिले नहीं करते। उसमें ये होता है कि जो छोटे छोटे भी ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिनको हम अहमियत नहीं दे रहे होते और उसको डिस्कशंस में ना आए हुए काफ़ी अर्सा गुजर जाता है और वो फिर बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए वो यही करते हैं कि वो वीकली या 15 डेज या मंथली कहीं भी किसी भी अच्छे इदारे के अंदर अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग की जाती है और उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आ रहे होते हैं उनसे पूछे जाते हैं और उनको सोल्यूशन उनको बताया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने बिगनिंग में ही जो है वो सॉर्ट आउट होकर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अदरवाइज अगर उसको प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो किसी बड़े इश्यूज़ का सबब बन सकता है। सर इसका सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये होता है लोगों को सिस्टम की समझ आ जाती है कि हाँ जी। चैनल क्या है और प्रैक्टिस क्या है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रेंड इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, अगर आप क्या करेंगे उनको प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हवाले से आप ट्रेन करेंगे तो ये भी एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एक बहुत अहम ज़रिया बन सकता है। ऑफन लेड बाय अ फैसिलिटेटर जो है उसको लीड करेगा। वेरी इफेक्टिव व्हेन डन इफ प्रॉपरली, और अगर इसको प्रॉपरली आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि वही एक बात आ जाती है कि क्वालिटी मैनेजमेंट में कि आप अगर क्वालिटी को बेहतर कर पाए तो आप अपनी प्रोडक्ट्स की जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज कर लेंगे और उसकी सेल्स को बढ़ा लेंगे। तो इसको हम क्वालिटी सर्कल जिसे कहते हैं। बेंचमार्किंग क्या है बड़े साहब? अहमद भाई बताइए। बस वो आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी उनको। सर सर, आवाज benchmarking आ रही थी लेकिन मैं बता देता हूँ वैसे पहले आवाज नहीं आ रही थी सर, हाँ नहीं वैसे कह रहा तो हूँ इसलिए मैंने माशाल्लाह पूछा था सवाल दरमियान में। जी बिल्कुल सर, आपने सवाल किया, आवाज एकदम तेज हो जाती है या फिर बहुत स्लो आनी शुरू हो जाती है। खैर बेंचमार्किंग को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने बात की सिलेक्टिंग बेस्ट सर, हम प्रैक्टिसेस। डिटरमिन करते हैं कि बेंचमार्किंग के हम एक अपना गोल सेट कर लेते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल हम लास्ट टाइम भी दी थी, सिक्स सिग्मा की भी एग्जांपल आ सकती है कि जी हमने एक चीज यानी कि 97 ग्रेड जो है ना वो मार्क्स लेने हैं जी हर सेमेस्टर में, हर सब्जेक्ट के अंदर हम 97 को ही अचीव करेंगे ताकि हम मैक्सिमम नंबर ले सकें। तो हमारे लिए सर, 97 बिल्कुल जो है वो मैं- बेंचमार्क होगा। मैं सेकंड करूंगा अहमद भाई की बातों कि हम मार्केट के अंदर जो अगर टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज हो उसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उस स्टैंडर्ड अमूमन यूजुअली वो मार्केट का बेस्ट होता है, लीडिंग स्टैंडर्ड होता है, लीडिंग मतलब वो रोल होता है, उससे हम अपना स्टैंडर्ड अमूमन सेट करते हैं। हाँ भी देखिए ना कि हम बात करते हैं जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेक्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम डिटरमाइन व्हाट टू बेंचमार्क। आपने प्रोडक्ट को करना है, सर्विस को करना है, किस प्रोडक्ट को करना है या किस सर्विस को करना है। फिर एक बेंचमार्क टीम आप बनाते हैं। सर इसकी एक और एग्जांपल भी है वैसे, जी बताइए। बीइंग अ टीम लीडर, या फिर अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 2018 में यानी कि हमारी टीम ने जो है वो नेशनल अवार्ड विन किया ड्यू टू लीडरशिप। हमने
पहले से ही अपना बेंचमार्क सेट कर लिया था कि हमने 120% करना है, अच्छा, वेरी गुड। तो हम 123% कर गए। अच्छा, लेकिन हमारा जो हमने एक लाइन सेट की थी, जो हमने गोल सेट किया था, एक बेंचमार्क सेट किया था, वो 120% था। ठीक है जी, ये there are a lot of examples for benchmarking. जी जी जी, ठीक है जीशान, समझ आ गई इनकी मिसाल से। जैसे सर जी आजकल मैं मिसाल दूंगा, नोकिया ने बेंचमार्क बनाया हुआ है सैमसंग को। अच्छा, नोकिया मकसद है कि मैंने उसके जो मकसद है कि फंक्शन नहीं, वगैरह उसको ऑफिशियल achieve किया है। तो मेरे ख्याल उन्होंने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी इसी से वो अडॉप्ट करके चल रहे हैं, उसमें हम कह हाँ सकते हैं कि वो सैमसंग को कॉपी कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपना बेंचमार्क। सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा ठीक है इसमें। हाँ जी, बताइए बताइए। जी महमूद साहब ने जैसे अभी बताया कि मतलब हम अपना गोल सेट कर लेते हैं। इसमें यही होता है कि मार्केट में जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चल रही होती है या कंपनी जो सबसे बेस्ट जा रही होती है, तो हमारा गोल यही होता है कि एटलीस्ट हम उसको मीट करें या मीट करने की कोशिश करें। अगर वो 90% पे चल रहा है तो हम कम से कम 80% पर चले जाएं। जी जी, इसी तरह जैसे क्लास में लोग होते हैं तो सबसे जीनियस बच्चा जो होता है या ए ग्रेड वाला होता है, तो उसका कंपेटिटर जो होता है वो यही कोशिश करता है यार मैं इससे ज्यादा मार्क्स लूं या एटलीस्ट इसके बराबर तो ले लूं। जी जी, तो वही बेंचमार्क सेट करना होता है कि हमने एक अपना गोल सेट कर लिया, हमने उसे अचीव करना है, यही बेंचमार्किंग कहलाती है। अच्छा ठीक है। वकार भाई, इसमें एक और चीज भी है कि ना, आपने कहा वकार कि भाई हम माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दी है। हमने थैंक यू। किसी को देख के सेट किया, लेकिन हम खुद से भी सेट कर सकते हैं अगर हम पायनियर्स हैं तो। यानी कि हाँ जी, शेर अफजल साहब, आ गई बेंचमार्किंग की समझ आपको? जी जी सर आ गया, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए बलोच साहब ने और सर वकार भाई ने। अच्छा, एट्रीब्यूट्स वर्सेस वेरिएबल्स की हम बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेसिकली? सर तरीकाकार को कहते हैं एट्रीब्यूट्स, या फिर वे आउट। हाँ, जिस तरह हमने बात की ना, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की क्या खसूसियात हैं। की तरफ से दिए गए सर जी। जी जी, अब इसमें एट्रीब्यूट्स और लफ्ज़ी वेरिएबल्स मायने में है। देख लें कि मीन्स आर आइदर गुड और बैड, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, डज नॉट एड्रेस डिग्री ऑफ फेलियर। तो हम उसकी बात करते हैं कि ये इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि मीन्स आर आइदर गुड, उसकी जो जिन चीज़ों से आप प्रोडक्ट की सर्विसेज बना रहे हैं या जो सेल आउट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, एक्सेप्टेबल हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं, और वो एड्रेस कर रहे हैं या एड्रेस नहीं करते फेलियर्स को या सक्सेस की तरफ, तो हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और वेरिएबल्स कहते हैं जो चेंज, जो बार बार विच कैन बी चेंज। अब उसमें हम मैयर डायमेंशंस की हम बात करते हैं, उसके वेट की, उसकी स्पीड की, उसकी हाइट की, उसकी स्ट्रेंथ की। ठीक है, फिर ये हम बात करते हैं कि फॉल्स विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज, कि जब भी हम इसकी बात करते हैं ना क्वालिटी की, तो उसमें कुछ चीज़ें एट्रीब्यूट्स में आती हैं और कुछ चीज़ें उसके वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। तो वेरिएबल्स में जैसे मैंने आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि अगर आपने कोई एक पेन बनाया और उसका 1 इंच आपने सेट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी सेट की, उसमें थोड़ा सा चेंज आया या तो वो थोड़ा छोटा रह गया, थोड़ा सा बड़ा, तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर उसमें 1 इंच के बजाय 2 इंच का वो साइज़ आ रहा है, जब आपने उसको चेक किया, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ गई, तो वो एक्सेप्टेबल के बजाय जो है वो उसकी मेजरिंग डायमेंशंस की वजह से, वो अगर वो उसके मुताबिक था, अकॉर्डिंगली था, तो एक्सेप्टेबल है, और उसके मुताबिक नहीं था, वो फिर रिजेक्टेबल हो जाता है। एट्रीब्यूट्स अगर अच्छे होंगे एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, बुरे होंगे तो वो अनएक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये तमाम सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछें। जी जी, सर आपने वेरिएबल्स की बात की, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं, काइंडली उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गाइड कर दें हमें। देखें ना, आपकी जैसे income- आपने नीचे लिखा हुआ है यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जी जी, उसमें हम SPSS भी यूज कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्शन करके, यानी कि क्वेश्चन तैयार करके उसके बाद उसमें पुट करके अपने रिजल्ट्स लेते हैं। जी जी, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो उसका वो चेंज आता है। एक मिनट, मेरे ख्याल से फिर टाइम वो होने वाला है इसका। आपकी इनकम बढ़ी
आपकी एजुकेशन पर उसका इफेक्ट पड़ा, आपकी इनकम कम हो गई और आपकी एजुकेशन पर भी उसका इफेक्ट पड़ा। आपकी इनकम बढ़ी, आपकी हेल्थ जो थी उस पर उसका इफेक्ट पड़ा, आपकी इनकम जो है वो कम हो गई और उस पर आपने अपनी हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो देना कम कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि बच्चों ने जो आप ये कह लें कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट सेल्स पर पड़ा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, मोर एडवर्टाइजमेंट मोर सेल्स। वजह क्या है, लोगों तक जब मैसेज गया तो उसने आपकी उसको सेल्स को बढ़ा दिया। आपने अपने प्रोडक्ट को बना तो लिया लेकिन आपने उसकी शेयरिंग नहीं की थ्रू एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, तो आपकी सेल्स जो है वो डिक्रीज होगी। तो वो क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आईवी से डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इफेक्ट आ रहा होता है, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मिसाल जैसे हमने इसमें बताया, वेट में अगर इजाफा हो गया रिजेक्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी हो गई रिजेक्ट हो जाएगी। स्पीड में अगर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया या बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जो अकॉर्डिंगली आपने इसको प्लान किया था, उसके जो हाइपोथेसिस जो आपने सेट किए थे उसके मुताबिक अगर नहीं बनेगी तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही इसकी वो टेक्निक्स होती हैं। जब आप आगे जाकर इसको रिसर्चेज में जाएंगे तो जैसे हमने कहा सैम्पलिंग का ये किसका एक टूल होता है, वेरिएबल सेट करना, इसका मॉडल बनाना एक टूल होता है। उस मॉडल के अकॉर्डिंगली फिर आपने क्या करना होता है, अपने वो इसके टूल्स एंड टेक्निक्स अडॉप्ट करते हुए रिसर्च करनी होती है और उस मॉडल को ही आपने जो है वो वेरीफाई करना होता है। मतलब अपनी रिसर्च के जरिए जो कि ये मॉडल बनाया गया है, इस मॉडल की बेसिस पर ही मैंने ये रिसर्च की। सर इनकम की आपने बात की थी, तो इनकम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? फिर जाहिर बात है वो आईवी बनेगा ना। इनकम बढ़ेगी तो आपकी आप अच्छी एजुकेशन की तरफ जाएंगे ना। आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप लम्स में या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ कैसे जाएंगे, या अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल्स में जहां पर वो कॉस्टली एजुकेशन है कैसे भेजेंगे। अब देखो ना, एजुकेशन तो आईवी नहीं हो सकता ना, एजुकेशन से इनकम पर असर नहीं पड़ रहा। एजुकेशन तो आप ले रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग है। लेकिन सर अगर हम एजुकेशन हासिल करके इनकम ले रहे हैं, हाँ वो एजुकेशन ही होगी ना, वो तो फिर वो आपकी फिर दोबारा एजुकेशन से इनकम ही आ रही है ना। एजुकेशन तो आपने हासिल कर ली, अब एजुकेशन से आपको जॉब मिली, जॉब से आपको इनकम मिली, इनकम से फिर आपने फर्दर अपनी सेहत, अपनी एजुकेशन, अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी जो और बाकी चीज़ों के ऊपर आपने फिर तवज्जो देना शुरू की। अब आप देखें ना, आपकी मार्केटिंग से सेल्स बढ़ती है या सेल्स से मार्केटिंग बढ़ती है? ये तो प्रोसेस है, मार्केटिंग से जाहिर है सेल्स बढ़ती है। हाँ तो फिर तो अगर आप इसको देखें तो आईवी बेसिकली आपकी मार्केटिंग है ना, और सेल्स आपका जो है वो उससे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों तक मैसेज जा रहा है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोग फिर वो उसके मुताबिक आपसे वो बाय कर रहे हैं। राइट सर। हाँ जी दीवाना साहब, आ रही है समझ? जी सर, आ रही है सर। कहीं ये किसके बाद आई है? अच्छा, TQM सर्विस की तरफ आ जाते हैं। सर्विस क्वालिटी इज मोर डिफिकल्ट टू मेजर देन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या मतलब है इसका महमूद साहब? वो कहता है कि सर्विस क्वालिटी इज मोर डिफिकल्ट टू मेजर देन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। सर जिस तरह से हमारे पास आ रही होती है गुड्स की क्वालिटी हो रही होती है, हम उसको देख रहे होते हैं उसकी फॉर्म में, उसकी शेप में, उसकी फंक्शनैलिटी को, तो हमें आइडिया हो रहा था कि ये क्वालिटी जो मीट करिए हमारे स्टैंडर्ड्स को। लेकिन सर्चिज में जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है उसको मीट करना या उसको मुताबिक परफॉर्म करना, इट्स नॉट इजी टास्क। उसमें स्पेशली इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से उसमें डिग्रीज होती हैं, नंबर्स के अंदर जारी होती हैं कि आप इसको 100 में से 70 नंबर दे। इसमें जो होती हैं गुड, बेस्ट या बैड, इस तरीके से उसको फिर उसके लिए डिजाइन करना, रीडिजाइन करना चीज़ों को, फिर से दोबारा अपनी टेंजिबल चीज़ों को इम्प्रूव करना, उसके बाद दोबारा से मतलब उसकी क्वालिटी के मेजरमेंट करना, ये एक लंबी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रोडक्ट को आपने देख लिया, टेंजिबल थी, जिस तरह इन्होंने महमूद साहब ने बता दिया, आपको लगा कि हाँ जी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की शेप भी अच्छी है, आप किसी हद तक मुतमईन हो गए। आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ से आपने उससे सर्विस ली, ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट जब आपके ऊपर इफेक्ट करेगा
तब आप उससे डिलाइट भी होंगे और सेटिस्फाई भी होंगे। तो प्रोडक्ट की टेंजिबल और इंटेंजिबल सर्विसेज का इंटेंजिबल होना, इस डिफरेंस से भी बड़ा असर पड़ रहा होता है। तो जो ये सर्विसेज होती हैं उसके अंदर हम क्वालिटी की बात करें तो वो एज़ कम्पेयर हमें ज़्यादा उसमें इंटेंशंस की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा उस पर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कस्टमर को मुतमईन करने के हवाले से। कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करके ले गया, अब वो आपके पास वारंटी क्लेम करके ले आया, अब आपने क्या करना है, आप उसको मुतमईन करना है कि जी मैं 15 डेज़ में, अब वो 15 डेज़ तक वो जो है ना उसके जहन में टेंशन रहेगी कि मैं कब मेरी वो जो मैंने मोबाइल या लैपटॉप या जो चीज़ दिया था मुझे कब मिलेगा ये सारा। तो ये है कि दुनिया के अंदर ना जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वो एक टेंजिबल शेप के अंदर होती है, उसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, लेकिन सर्विसेज के अंदर क्यों वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कस्टमर का मुतमईन होना और फौरी मुतमईन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको बड़े तरीके के साथ जो है वो मुतमईन किया जाता है, सर्विसेज को बेहतर बनाया जाता है। सर इसकी एग्जांपल आपने खुद ही दी थी वैसे लास्ट मेरे ख्याल जब फेस टू फेस इंटरेक्शन था क्लासेस में, कि टीचर हर दफा आके एक ही लेक्चर बार बार एक ही तरीके से नहीं दे सकता। ऐसे ही उसकी जो सर्विस है वो जो है वो चेंज हो सकती है, हर यानी कि वही लेक्चर जो है वो सेम नहीं होगा। हाँ जी, टिवाना साहब कोई सवाल है? एक अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। हाँ जी पूछें, जी सर। कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर ठीक है सर। मिर्ज़ा बिलाल आपका कोई सवाल है? मिर्जा सोए हुए हैं? अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने अभी सर्विसेज को इवेल्युएट करने की बात की है कि सर्विस को इवेल्युएट करना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिकल चीज़ों की आफ्टर सेल सर्विसेज अक्सर कंपनीज देती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है आफ्टर सेल सर्विसेज देती हैं। तो सर जब उसको रिपेयर करने के लिए जाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, खासतौर पे इलेक्ट्रिकल चीज़ों की फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा एसी अगर ख़राब हो गया, हायर का ग्री का जो भी मैंने लगवाया हुआ है, तो वो ख़राब हो गया, वो जो फॉल्ट था वो ठीक करके चला गया, मे बी उस फॉल्ट की वजह से अगर मैं एसी अपना चलाता रहा हूँ, वो तो अपनी सर्विसेज दे के चला गया, उस वक्त मैं सेटिस्फाई भी हो गया, लेकिन हो सकता है कि उसी दिन या उसी राहत या अगले दिन उसमें दोबारा कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए, जो पहले एक फॉल्ट था उसकी वजह से दूसरी चीज़ वीक हो गई हो। तो सर कहते हैं कि ये सर्विसेज जो डिपार्टमेंट होता है ना, बदनाम ज़माना डिपार्टमेंट होता है, तो इससे सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम ही मिलता है लोगों को। सही कह रहे हैं। देखिए ना, वो पिट सेल लगा के चला गया, आपको आप मुतमईन हो गए, आपके पास पिट सेल भी पड़ा हुआ है, आपका डीएसएल हर चीज़ लगी हुई है। अब जनाब क्या हो रहा है कि वो उसमें डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है, आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं जी ये बंदा भेजें जी बंदा भेजें, तो प्रोडक्ट से अपना टेंजिबल देख लिया, उसके प्रोडक्ट से मुतमईन हो गए, हाँ जी मेरे पास आ गया कनेक्शन, और जब ये इश्यूज आ रहे हैं तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, मुतमईन नहीं हो पा रहे। अच्छा, सर्विस क्वालिटी के लिए साइड्स में आ जाएं, तो ऑपरेशंस मैनेजर मस्ट और रिकॉग्नाइज, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट। टेंजिबल कहते हैं विच कैन बी टच, विच कैन बी, जिसको आप छू सकते हो। द सर्विस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। सर एक चीज मेरी, जी जी एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी जी बोलो। सर सर्विसेज जो है वो टेंजिबल भी हो सकती हैं? टेंजिबल, अगर टेंजिबल कैसे हो सकती है? टेंजिबल जो चीज़ होती है ना वो उसमें तो कोई फिजिकली ट्रांजैक्शंस का होना ज़रूरी होता है। अब मिसाल के तौर जी पर सर, आप एक बिल्कुल वैसे ही। कारपेंटर आता है, तो वो सामान तो जाहिर बात है आप प्रोवाइड करते हैं उसको, वहाँ से परचेज करवा के देते हैं तो वो बना के देता है आपको। इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो भी अपनी सर्विस इस तरह देता है, एसी मैकेनिक आता है, टेक्नीशियंस आते हैं, कंप्यूटर मैकेनिक आता है, तो बेसिकली वो तो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यू। टेंजिबल में वो आपको कोई एसी तो नहीं देके जा सर रहा फॉर ना। एग्जांपल मैं एक, हाँ जी सर एक मैंने एक की बनवानी है, हाँ जी हाँ जी मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूँ। जी आजकल जो कीज बन रही हैं वो बन रही हैं मशीन के जरिए, जी जी ठीक है।
इसको ना छेड़िए, मैं खुद ठीक करूँगा। F1 दबाओ पहले इसको, सर ये F1 भी आया और F2 भी F5 F1 दबाओ ना, F1 तुम्हें बताया था मैंने। सर जी सर ये उठा अब उठा अब एंटर करो इसको। अभी बात ना अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर बाद में बोल लूँगा। जी सर। The operation manager must recognize the tangible component of service is important. The service process is important. The service is judged against the customer's expectations और exceptions will occur. ठीक है कि आप जो भी सर्विस व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस क्वालिटी, तो हम देख रहे हैं जो एज ए ऑपरेशन मैनेजर कि टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ सर्विस जो है वो क्या है, उसका क्या है, उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है, सर्विस प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सर्विसेज को जज कर रहे हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या हम उसके मुताबिक वो सर्विस अपने उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि इन्होंने अभी एग्जांपल दी बलोच साहब ने कि हम कीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो देगा तो की बनाकर ना आपको, बेशक वो मशीन की बनाए या वो मैनुअली उसको ठीक करके दे। ठीक है ना, तो वो क्या है कि उसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि वो अपने सर्विसेज के ज़रिए आपको मुतमईन कर रहा होता है। फिर इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो सम टाइम ऐसा होती है कि वो आ रही होती है। जैसे अभी हमने मिसाल दी कि हम ये AC लगवाते हैं या PTCL लगवाते हैं या बिजली लगवाते हैं या कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं सर्विस से कि अब हमने एक अच्छी चीज़ लगवा ली तो इसकी जो हमें सर्विसेज भी हमें अच्छी वो देंगे, जो टेक्निकल सर्विसेज हैं। तो दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, तो सर्विस क्वालिटी भी इतनी ही एक्सपेक्टेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, बल्कि इससे ज़्यादा। और उसकी एक कस्टमर का मुतमईन होना प्रोडक्ट लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया और उसकी सर्विस से वो उससे मुतमईन नहीं हुआ, तो उसका नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो उसका एक वो डिट्रस्ट होगा और कंपनी के रेपुटेशन पर उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सर्विस क्वालिटी का, और इसको हमने जब भी हम इसकी सर्विस को जज किया जाता है तो हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को के अगेंस्ट हम देख रहे होते हैं कि हम भी कस्टमर वाकई इससे मुतमईन हो रहा है या नहीं। कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं से आ रहा है कि वो कस्टमर जो है हमसे दूर हो रहा है या हमारी सर्विस से मुतमईन नहीं हो पा रहा। अब ये लास्ट में आप ये देखें कि जब भी ऐसा हो जाए कि सर्विस रिकवरी स्ट्रेटजी क्या हो, कि मैनेजर्स शुड हैव अ प्लान फॉर व्हेन सर्विस फेल, तो वो हमेशा याद रखें। मेरिट्स लर्न्स रूटीन्स क्या थी कि वो लिसन करे, सुने उनकी बातों को, एम्पथाइज करे, अपोलोजाइज करे, रिएक्ट करे, नोटिफाई करे। ठीक है ना, और ना ये ना हो जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई सर्विस की कंप्लेन लेकर आ भी गया तो उसको बार बार चक्कर लगवाने और उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनना और आगे फॉरवर्ड कर देना। और इस तरीके से दुनिया के अंदर याद रखें कस्टमर्स को की बात को फौरी तौर पर अटेंशन दी जाती है और उसको रिटेनिंग ऑफ द कस्टमर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, डिलाइटनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी किसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से जा सकती है तो वो आपका कस्टमर है। अगर कस्टमर को आप सर्विस रिकवरी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए मुतमईन करना चाहते हैं तो उसकी बात को गौर से सुने, एम्पैथसाइज करें, उसको हमदर्दी जिसे कहते हैं, अपोलोजाइज करें, कोई प्रॉब्लम आ गया रिएक्ट करें और नोटिफाई करें।
अगर इस तरह करेंगे तो आपका कस्टमर जो है वो आपसे मुतमईन होगा और आप उसको बेहतर तौर पर सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। नो सर। सर ये मॉडल जो है वो मेरिट लर्न रूटीन यानी कि कोई किसी पर्सन का नाम है या हाँ, ये मतलब उन्होंने वैसे ही ये नहीं ये मेरिट लर्न रूटीन उसने अपना ये मेरिट जो थे ना ये रिसर्चर इन्होंने ये अपनी ये मॉडल बताया है कि कभी भी जब भी आपको सर्विस रिकवरी स्ट्रेटजी बनानी हो तो आप इस तरह बनाएं। जिस तरह देखें ना एडवर्ड डीमिंग ने दिया, जोसेफ जोरान ने चीज़ों के बारे में बताया, इस तरह ये मेरिट ने भी अपनी चीज इसके बारे में बताया सर्विस रिकवरी स्ट्रेटजी के हवाले से। इसको हम कहते हैं मेरिट लर्न्स रूटीन। ये जो इसमें 5 चीज़ें शामिल हैं, लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट और नोटिफाई। यानी कि लर्न जो लिया गया है वो L फॉर लिसन और E फॉर एम्फसाइज एम्पैथाइज जी जी और A फॉर अपोलोजाइज और रिएक्ट और react और नोटिफाई। जी। ठीक है, ये आसान हो गया सर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। तो मैं ये इसकी आपकी वीडियोस भी और स्लाइड्स भी उस पर डाल दूंगा, और अगर ये टिवाना साहब कह रहे हैं वहाँ से नहीं मिल रही तो मैं आपको ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जज़ाकल्लाह। में मिलते हैं। अल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू।